मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जड़ रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और करे सवार जो ऊंट पर अपने गुलाम को, ये हज़रत उमर के बारे में है कि करे सवार ऊंट पर जो अपने गुलाम को, और ख़ुद पैदल चले वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। वाम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुज़ु फ़िल अर्ज़, और क़ाला ताला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, और दरूद व सलाम हो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मर्द और ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बड़ी ख़ुशी है कि आज इनक़लाबी सरज़मीन पर खड़े होकर मुझे आप जैसे इंतहाई बासलाहियत इंटेलेक्चुअल से गुफ्तगू करने का मौका अल्लाह ने दिया। आज खुशी का दिन इसलिए भी है कि आज महाराष्ट्र के कामयाब एक्सपेरिमेंट के बाद पीस फाउंडेशन कर्नाटका में इंस्टॉल होने जा रही है। पिछले सितंबर में लास्ट ईयर अफसर कादरी साहब औरंगाबाद में हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। वहाँ उन्होंने ये सारी कार्रवाई देखकर उन्होंने ये सोचा कि ये पीस फाउंडेशन अब कर्नाटका में भी जाना चाहिए। फिर बड़ी कोशिशों के बाद आज ये कोशिशें रंग लाई है, और आज इंशाल्लाह इस फाउंडेशन का यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने जा रहा है। इस मौके पर इस्लाम द अल्टीमेट आर्ट ऑफ लिविंग इस किताब का सॉफ्ट लॉन्चिंग भी होगा इंशाल्लाह, जो पहले ही मराठी ज़ुबान में बहुत शाया हुई और बहुत ही सराही गई है। लेकिन इससे पहले मैं बहुत अहम मुद्दे पर आपके सामने अपनी रिसर्च रखूँगा। वो है कि द वे फॉरवर्ड रोड मैप फॉर द पीसफुल एंड प्रॉस्परस नेशन। मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये मेरा रिसर्च है। हो सकता है कि बहुत सारी बातें इनकन्वीनियंट लगे, मैं उसकी पहले से ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको असहमति के, डिसएग्रीमेंट के पूरे अधिकार देकर अपनी बात शुरू करता हूँ। हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। दूर दूर तक कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही। मर्ज़ है बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की ऐसा हमारा हिसाब हो गया। अच्छे अच्छे दिमाग थक गए कि अब इससे राह क्या होंगी, वे आउट क्या होगा। इन्हीं हालात में हम भी इस आपके सफ़र के हम भी मुसाफिर थे, और हम भी सोचते सोचते थक गए। लेकिन फिर हमको एक बात सूझी कि क्यों ना हम सॉल्यूशन के उस किताब से इसका सॉल्यूशन पूछे, और फिर हमने कुरान की तरफ रुजू किया, जो आपके मेरे सबका यकीन है कि ये सॉल्यूशन की किताब है। क्या हैरत है इस बात की कि जब हमने कुरान में इसका सॉल्यूशन ढूंढा, इतने लंबे चौड़ी समस्या जो 75 साल से हमें दरपेश है और मुल्क को भी है, हमको कुरान के एक आयत नहीं, सिर्फ आधे आयत के टुकड़े में इसका जवाब मिला। मैं वो आयत आपके सामने रखूं। मेरे उन्वान में 3 टॉपिक्स होंगे। एक तो मुसलमानों का उरूज के असबाब क्या थे, भारत में जो 700-800 साल हमने जो हुकूमत की उसके क्या असबाब थे, फिर जवाल क्यों हुआ, ये तो हो गई बात, फिर वो उरूज कैसे हासिल होगा। ये 3 मुद्दों पे मैं अपनी बात करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो जब हमने ये बात ढूंढी तो कुरान की इस आयत में, सूरे रात की आयत के इस टुकड़े में हमको इसका जवाब मिला, और मेरी पूरी गुफ्तगू सिर्फ इस आधे आयत के एक टुकड़े की तरफ होंगी, इसके इर्द गिर्द होंगी।
कुरान कहता है कि वो अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुज़ु फ़िल अर्ज़, कि दुनिया में इज़्ज़त, दुनिया में बका, दुनिया में कामयाबी, दुनिया में एग्जिस्टेंस सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इंसानों के फ़ायदे के हैं। बस फिनिश। हम इन्हीं चीज़ों को ढूंढ रहे हैं ना। क्या ढूंढ रहे हैं हम कामयाबी ढूंढ रहे हैं, हम इज़्ज़त ढूंढ रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व ढूंढ रहे हैं अपने इस मुल्क में। तो इससे बढ़कर हमारे पास क्या हो सकता है। आइए इस आयत के पस मंज़र में हम सारी चीज़ों को एनालाइज करें। ह्यूमन हिस्ट्री में कौमों के और उरूज और जवाल का सिर्फ यही असबाब रहा है। कौमें इसलिए ऊपर गई कि वो इंसानों के फ़ायदे की थी, और जब वो इंसानों के फ़ायदे की नहीं थी तो उन्हें हटा दिया गया। सारे इंसानों की तारीख पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी पढ़ लीजिए पूरी, बस इसी आयत के इर्द गिर्द और इसी कानून के इर्द गिर्द वो घूमेंगी। अगर हम मुसलमानों के तारीख देखें तो मुसलमानों की तारीख 7वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक ये मुसलमानों का बड़ा उरूज का दौर था। ये कंट्रीब्यूशन था मुसलमानों का कि इस लेवल पे वो साइंस और पूरी तरक्की ले गए थे कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में विल ड्यूरेंट लिखते हैं कि अरब हैड एडवांस्ड मेडिकल साइंस टू सच अ डिग्री दैट डेथ रेयरली कम फ्रॉम एनीथिंग अदर देन नेचुरल कॉज, कि फितरी मौत के अलावा किसी और चीज़ से मरने का उन्होंने प्रोविज़न नहीं रखा था। इस लेवल पे उन्होंने मेडिकल साइंस लेकर गए थे। मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट विजय भाटकर लिखते हैं कि अल ख्वारिज़मी के इनोवेशन के बगैर आज दुनिया ये कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं देख सकती। मैंने बहुत डिटेल से अपनी किताब में 50 पेजेस पर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम टू द वर्ल्ड लिखा हूँ, और मैं ये नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये जो दौर है ये 7वीं सदी से 18वीं सदी तक का दौर अगर इंसानी तारीख से निकाल दिया जाए तो इंसानी तारीख नंगी हो जाएंगी और इंसान फिर से उस स्टोन एज में पहुंच जाएगा। आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे। स्पेन में जब हम मुसलमान गए तो वो जो मुसलमानों का दौर था, तो यूरोप लिखता है कि वो गोल्डन पीरियड ऑफ यूरोप था। और हम अगर और बहुत करीब आते हैं, भारत में आते हैं, तो भारत में मुसलमानों ने भारत को क्या दिया। तो भारत में मुसलमानों ने इस मुल्क को ऑर्गेनाइज्ड किया, सिस्टमाइज किया और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया। इससे पहले ये बहुत बिखरा हुआ देश था। भारत को जो जुडिशरी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम हमने दिया। भारत को रुपये की करेंसी हमने दी। आप देखते हैं जुडिशरी सिस्टम आज जैसा कि वैसा ही है, ऐसा आया। अदालत जो लफ्ज़ है ये अदल से बना। अदल आप जानते हैं अरबी लफ्ज़ है। ये वकील, अर्ज, ये सारे के सारे जो सारे लफ्ज़ ऐसे के ऐसे ही आज भी सिस्टम में राइज। हमारे पास महसूल यानी रेवेन्यू में पूरे के पूरे वो जो अरबी लफ्ज़ है, तहसीलदार, महसूल, वो सारे के सारे अरबी फ़ारसी लफ्ज़ है जो आज भी सिस्टम ने वैसे के वैसे ही रखे। 13वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने भारत को इरिगेशन सिस्टम से आगाह किया, डैम बनाए और पूरी इरिगेशन सिस्टम को चैनलाइज किया। भारत में पहली बार मुसलमानों ने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बताई, और ये जो सरकारी तनख्वाह थे टीचर्स के और क्लासरूम में कितने 40 बच्चे बैठेंगे ये भी वहाँ से ईजाद हुई। जब मुसलमानों का आखिरी दौर चल रहा था तो बंगाल में उस वक्त आप ताज्जुब करेंगे 80,000 स्कूल्स थे, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे। आर्ट, आर्किटेक्चर, अब क्या कहने आप सब जानते हैं। वहाँ से लेके शलवार कमीज से लेके बिरयानी तक आपने दिया। आप सोचिए ये सारी चीज़ें निकाल दे तो दुनिया कितनी बेरुखी हो जाएंगी, है ना। मुसलमानों के हुकूमत के अरसे में भारत में एक भी फसाद की नोंद नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है कि भारत में कोई फसाद हुआ होगा। भारत, हिंदुस्तान अमन और सुकून का गहवारा था। अब रही बात इकोनॉमी की, तो उस वक्त भारत, हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया की सबसे लीडिंग इकोनॉमी था, और कहते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान का जीडीपी 26 था। आप अंदाज़ा लगा सकते,
26 तो अभी तो सोच के बाहर है, पूरे दुनिया में किसका नहीं हो सकता। मैं मफरूज़े नहीं बयान कर रहा हूँ। क्या ये सच नहीं है कि भारत उस वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था, और इसीलिए फिर आए अंग्रेज़, फिर आए पुर्तगाल, फिर आए डच, और फिर आए फ्रेंच लूटने के लिए। आप जब मालदार थे तो ही लूटने को आएंगे ना, गरीब मुल्कों को कोई लूटने जाता है क्या? ये हाल हमारा था। हमने सिर्फ तरक्की नहीं की, हमने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फ्रंट पे काम नहीं किया, बल्कि इस मुल्क की मिट्टी को अपने खून से रंगा है हमने। 1857 की तहरीक में, तहरीक आज़ादी के अमीर मुत्तफ़िका तौर पर पूरे भारत ने बहादुर शाह ज़फ़र को बनाया। एक मर्तबा मेरा रंगून जाना हुआ, और मैं बहादुर शाह ज़फ़र से बड़ी अक़ीदत रखता हूँ इसलिए कि मैंने उनका एक वाक़या पढ़ा। वो ये था कि बहादुर शाह ज़फ़र को इस जुर्म में, बगावत के जुर्म में, आज़ादी के इस लड़ाई के जुर्म में रंगून को भेजा गया, और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। बड़ी बूढ़ी उम्र थी। एक दिन बहादुर शाह बैठे, उनके सामने एक ट्रे लाया गया, तश लाया गया, और उस पर गिलाफ था। बादशाह सलामत ने जब वो गिलाफ हटाया तो क्या था? उनके 2 जवान बच्चे के कटे हुए सर। बादशाह थोड़ी देर रुके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और फिर से गिलाफ रख दिया। जिसने लाया था उसको देखा ना गया। उसने पूछा, बादशाह, हम तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देखते। तो बादशाह के क्या तारीखी जुमले थे। उन्होंने कहा कि बादशाह रोया नहीं करते और शहीद मरते नहीं। ये है हमारे खून की दास्तान। और मैं कहाँ लंबे चौड़े दूर ले जाऊँ आपको रंगून को। खुद आपका इस मैसूर में क्या हुआ कि जिस दिन शहीद टीपू सुल्तान शहीद हुए, उनके लाश पर खड़े होकर लॉर्ड मॉरिंगटन ने क्या कहा था? टुडे वी हैव कॉन्कर्ड द इंडिया, कि आज हमने हिंदुस्तान को फतह कर लिया। कितनी बड़ी बात है कि आज टीपू सुल्तान को फतह करना, भारत को फतह, हिंदुस्तान को फतह करना है। एक तरफ ये सारे पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल चल रहे थे, और दूसरी तरफ भारत में एक बड़ी मूवमेंट चल रही थी हिंदुस्तान में। सॉरी, मैं भारत और हिंदुस्तान का फ़र्क, जो भारत आज़ादी के पहले था उसको वो मुत्तहिदा भारत था, जो रंगून से लेकर अफ़गानिस्तान तक था उसको हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद से फिर उसको अब हम भारत कहते हैं, उसका ऑथराइज्ड नाम है। एक तरफ ये कोशिशें चल रही थी और दूसरी तरफ एक मूवमेंट चल रही थी, वो औलिया कराम की मूवमेंट थी। औलिया कराम की मूवमेंट ने भारत को तब्दील करके रख दिया। क्या किया उन्होंने भारत में सोशल जस्टिस कायम किया। इस क्लास मतलब मनुवादी व्यवस्था में उन्होंने भारत को सबसे पहले फ्रीडम, सिमिलरिटी, इक्वेलिटी, ब्रदरहुड और जस्टिस से वाकिफ कराया। इनको तो पता ही नहीं था ये लफ्ज़, वर्ण व्यवस्था में ये लफ्ज़ आए कहाँ से थे, पता ही नहीं था किसको। ये बुजुर्गान दीन के कोशिशों से भारत को पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुए। मैं नहीं कहता, बल्कि भारत के तमाम संत महात्मा और जितने भी सोशल रिफॉर्मर है, ये किताब में मैंने नोट किया, उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने अपने इसमें मेंशन की है। तो एक बहुत बड़ी तहरीक इनकी चली। हम ये समझते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो इसी की अक्कासी, ये इंट्रोड्यूस इन्हीं के ज़रिए से हुआ था, और इसके बदौलत ये हुआ कि भारत में बड़े पैमाने पे लोग कन्वर्शन हुए और आज़ाद होकर वर्ण व्यवस्था से दायरे इस्लाम में आ गए। किस्सा मुख्तसर ये है कि मैं जो सारी चीज़ें आपको बता रहा था, याद रखिए, वो आगे उसका लिंक होगा कि वो इसलिए हुआ कि हम उस वक्त दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सब दे रहे, यहाँ तक कि अपनी जान निकाल कर दे रहे थे। और उस वक्त बावजूद कि हम 1% से कम थे, हमको भारत ने अपने सर पे बिठाया, इस मुल्क ने, और 100 इतना 2 ऐसे इलेक्शन नहीं होते थे, 700-800 साल बिठा के रखा। जब तक हम कंट्रीब्यूट करते रहे, बावजूद इसके इस मुल्क ने हमको 700-800 साल अपने सर पे बिठा कर रखा, हमको हुकूमत दी, हमको यहाँ के लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। तो मैं इस आयत के एक टुकड़े पर पहली बात कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे हम इसलिए हुकूमत में नहीं थे कि हम मुसलमान थे।
हम इसलिए हुकूमत में थे कि हम में मुसलमानों की वो क्वालिटी थी जिसके लिए हमको यहाँ पर भेजा गया था अल्लाह ताला ने, कि तुम खैरुन्नास हो, और वो खैरुन्नास का हक अदा कर रहे थे। अरे बोलते रहते लोग हम मुसलमान थे, वो मुसलमान इसलिए अल्लाह हुकूमत देता है कि उसमें वो क्वालिटी पाई जाती है। तो एक तो हिस्सा ये हुआ कि ये हमारे उरूज के असबाब क्या थे। फिर शुरू हुआ जवाल। जवाल क्यों हुआ? एक बहुत लंबे हुकूमत के बाद फिर हम में आ गई सुस्ती, मस्ती और गफलत, और फिर अल्लाह का कानून अमल में आया। अल्लाह ताला ऐसे नकारे लोगों को इंसानों की जिम्मेदारी नहीं देता, अल्लाह ताला ने उनको हटा दिया। हम अपना मकसद भूल बैठे, हम अपना कंट्रीब्यूशन देना भूल बैठे, और बस अपनी ज़िंदगियों में मस्त। इस आयत के अगले टुकड़े में मैंने जो आपके सामने की, उसमें यह कहा गया कि जो बेफ़ायदा चीज़ होती है, चाहे वो समंदर की झाग की मानिंद हो, वो बेफ़ायदा होती है, यूजलेस होती है, और उसका कोई मतलब नहीं होता। उस वक्त से लेकर आज तक हम लगातार कन्फ्रंटेशन की हालत में। 150 साल अंग्रेज़ों से लड़ा, और फिर 75 साल से पार्टीशन के बाद, ये तो आप और हम सब जानते हैं कि क्या है। तो हम मुसलसल भारत में कन्फ्रंटेशन की हालत में हैं करीबन 125 साल से। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि हम डेवलपमेंट से दूर हो गए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अमन चाहिए होता है, और जब तक अमन नसीब नहीं होगा, न डेवलपमेंट होगा, न दावत का कोई काम होगा। क्योंकि कन्फ्रंटेशन की हालत में सारी एनर्जियाँ हमारी सिक्योरिटी में जाती है, अपने आप को बचाने में जाती है, और ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए तो हम पूरा का पूरा फोकस डेवलपमेंट पे कर सकते हैं। अगर हमको अल्लाह के रसूल से देखिए तो सबसे अच्छा टॉपिक, मतलब एक बहुत अहम टॉपिक है सुलह हुदैबिया। बावजूद इसके कि हम कुव्वत रखते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैकफुट पर जाकर ये सुलह की, और इस सुलह पर कुरान की सूरह फतह नाजिल हुई, जो किसी जंग पे नाजिल नहीं हुई, इस सुलह पे हुई। क्योंकि इस सुलह के बाद इस्लाम में जो रिवोल्यूशन आया, उस अमन के बाद, वो तारीख का एक हिस्सा है। दोस्तों, हम कहते नहीं थकते कि हमने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन किया, यकीनन किया। लेकिन हमारे मुखालिफिन ये कहते हैं कि भाई इसके बदले एक नहीं दो मुल्क दिए ना। वो छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? आप इस मुल्क में आप कर क्या रहे हो? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने कितने यूनिवर्सिटीज़ दिए भारत को, आपने कितने अस्पताल दिए, कितने रिसर्च सेंटर दिए, कितने मीडिया हाउसेस दिए, कितने फैक्ट्रीज लगाए आपने। और आप अगर हुकूक की बात करते, राइट्स की बात करते हैं ना, तो फिर कंट्रीब्यूशन की भी बात करो ना। आप कहते हैं कि ये 25 करोड़ है, हम इतने परसेंटेज है, तो फिर ठीक है, आपने आपके प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन किया क्या? दोस्तों, सच मानो में हम अपने इस जिम्मेदारी से विड्रॉल कर गए। हम नेशनल स्ट्रीम में है ही नहीं, हम यहाँ पर एलियन जैसे रहते हैं, हमको कोई लेना देना ही नहीं किससे। हमारे डिस्कशंस अलग, हमारे अखबार अलग, हमारी सोच अलग। भारत का छोड़ के हम जाते ईरान तुरान की बातें करते, सारे हमारे मिडल ईस्ट में चलते रहते हम रात में। भारत में लैंड ही नहीं होता इधर प्लेन, सारे बातें उधर की। फिर ये हुआ कि हमको कोई मेन स्ट्रीम से मतलब नहीं रहा, हमने विड्रॉल कर दिया। धीरे धीरे हम इस मुल्क पर बोझ बनते चले गए, लाइबिलिटीज बनते चले गए। यहाँ के लोगों में हमारे लिए एक नाराज़ी फैली। हम चाहे सोचे ना सोचे, वो तो सोचते हैं ना कि भाई इतनी बड़ी तादाद है कि ये बोझ तो नहीं बन रही मुल्क पर। तो हम यहाँ पर लाइबिलिटीज बनते गए, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं रहे, या जितने पैमाने पे होना था उतने पैमाने पे तो नहीं थे। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत गहराई इस पर नज़र रखी हुई थी, उसने इस नाराज़गी को कलेक्ट किया, उसे खूब हवा दी। नाराज़गी को पहले नफ़रत में, नफ़रत को शिद्दत में, और शिद्दत को गुस्से में बदला, और फिर दुश्मनी में बदला। समझ गए ना? बेसिक रूट कॉज क्या था? रूट कॉज था कंट्रीब्यूशन से विड्रॉल।
इधर उधर की बात नहीं, मुद्दे की बात यह है कि कंट्रीब्यूशन से विड्रॉल के नतीजे में सारा हुआ। मानो एक घर में 4 भाई है और बचपन से प्यार मोहब्बत से बड़े हुए, सब अच्छे रहे, लेकिन 3 बड़े मेहनत करते हैं और एक कुछ काम ही नहीं करता, नकारा बैठ के खाता है। ठीक है, उसको पहले एडजस्ट कर लिए, फिर बीवी बच्चे भी आ गए, फिर सबका कर रहे, तीनों काम कर रहे, एक बैठा है। क्या होगा? पहले नाराज़ी होंगी, फिर गुस्सा होगा, फिर एक दिन उठा के फेंक देंगे बाहर। हमारा भी कुछ ऐसा हाल ना हुआ कि जब कोई चीज़ लाइबिलिटी बन जाती है तो फिर तो उसकी जगह, फिर भारत में मुसलमानों के पास बहैसियत कौम कोई पर्पज़ और कोई मंसूबा नहीं था। कम से कम आम लोगों को तो नहीं मालूम, जिसने बना के रखा होगा उसने अपने फाइल में बना के रखा होगा। जब कोई मंजिल थी नहीं तो कामयाबी कहाँ से मिलती? जब कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो पहुंचेंगे कहाँ से, कहाँ जाएंगे? अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, एंड वी फेल्ड। 1925 में एक ऑर्गेनाइजेशन में, नाम नहीं लूंगा, एक मंसूबा बनाया था कि हम आने वाले 75 साल के बाद इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे। किस सूरत में पता है? दो दे आर इन माइनॉरिटीज एंड फॉर रूल द डेमोक्रेसी यू नीड मेजॉरिटी। लेकिन एक मंसूबा बना जिसमें रंग भर दिए गए। क्या हुआ आपको पता है? 1975 में बामसेफ ने एक मंसूबा बनाया कि हम 25 साल के बाद इस स्टेट पे रूल करेंगे। कामयाब हुए। क्यों कामयाब हुए? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे पास तो कुछ नहीं था तो किधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहैसियत कौम हम इस मुल्क में एक एमलेस और गोललेस कौम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मसला इतना ही नहीं कि जिस कौम के पास मंसूबा नहीं होता तो बस ऐसी छोड़ दी जाती, उसका मंसूबा दुश्मन बनाते हैं। और आज यही हो रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी वहाँ से बनकर आ रही है और हम उस पर अनोमन काम कर रहे हैं। हर 4-6 महीने में एक मुद्दा हमारे सामने फेंक दिया जाता है, हम सारे काम धंधे छोड़ के उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो होता ना होता देखते हैं, ये सब खत्म हो गया क्या, फिर दूसरा देते। हमको कुछ काम धंधे है क्या नहीं, हम उनके हर सवाल का जवाब, क्योंकि फ़र्ज़ है क्या वो जवाब देना उनका, लेकिन देंगे बगैर सोचे समझे देंगे कि ये रिलीवेंट है या इर्रिलीवेंट है। क्यों देंगे हम? वाई? हम सवाल का जवाब क्यों देने लगे? पर देते हैं हम। एक एक्शन रिएक्शन का सिलसिला कई सालों से चालू, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो प्रोग्राम रचा हम उस पर अमल कर रहे हैं ना। अभी होमोसेक्सुअलिटी का मुद्दा लाया, क्या लेना देना आपका हमारा, हम बोलेंगे, फिर आते जो समझता नहीं समझता सब आके बोलने लगते। बीच में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा आया, पूरे भारत के लोग परेशान। परेशानी की 1 रुपये की बात नहीं थी। मेरे एक बहुत मशहूर वकील ने पूछा, भाई आपका इस पर क्या ओपिनियन है? मैंने कहा आप पहले ड्राफ्ट लाओ फिर हम ओपिनियन देंगे। विदाउट ड्राफ्ट आप हमसे ओपिनियन कैसे पूछते हैं? भैंस पानी में और हमसे कैसे सौदा करते हैं? ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार नहीं था। हाँ, हो सकता है आप कुरान लेकर आओ और हम उसको हाँ कह दें। देयर वेर नो ड्राफ्ट, स्टिल वी आर एजिटेटिंग। कितने बड़े पैमाने पे ये सारी चीज़ें बिछाई गई। और दोस्तों हमारा सर्वर वहाँ से ऑपरेट होता है। पूरी मायूसी हमारे अंदर, फ्रस्ट्रेशन वहाँ से फैलाया जा रहा है बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से। उस कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो रुस्तुम के दरबार में साहबा जाते हैं तो वो इंसल्ट के तौर पर उनके हाथ में मिट्टी दे देता है। तो साद बिन अबी वक्कास को जब वो आते हैं, साहब इन्होंने मिट्टी दे दी, हमारी इतनी बड़ी तस्कीर इंसल्ट कर दी। उन्होंने कहा वाह वाह मरहबा मरहबा, उसने तो मुल्क अपने हवाले कर दिया, मिट्टी दे दी। हम तो हर चीज़ को इस अंदाज में, मायूसी तो आपके पास कुफ्र है और हम क्या सब काफिर बनने लगे उनके सर्वर के जरिए। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब सामने इतने बड़ा पानी देखा तो उन्होंने कहा दौड़ाओ घोड़े। हम तो ये कौम थी, ये कौम कहाँ से आ गई कि हम इस तरह से मायूस होकर अपने घरों में बैठ गए और रात दिन वही बातें करने लगे। आपने देखा होगा कोरोना में पहले तो 1.5 साल ये बात पर बहस चली कि ये बीमारी है या साजिश।
फिर बाद में ये हुआ कि भाई ये लोग आ रहे हैं, किडनी निकाल रहे हैं, ये कर रहे वो कर, इन्होंने फैलाया था। और फिर आके हमारे लोग जब डॉक्टर को मार ले, देखो कैसी जाहिल कौम है, दोनों तरफ से उधर ही चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उस पर ऑपरेट हो रहे हैं। पहले हम विक्टिमाइज थे, अब हमको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग आई लव यू, आई लव मोहम्मद, ये वो निकाल कर हमको रास्ते पे लाया जा रहा है, और हम भी बिल्कुल आ रहे हैं रास्ते पर। और फिर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, केसेस हो रहे हैं हजारों, इस मूवमेंट में हजारों लोगों पर केस। देखिए जो कौम क्रिमिनलाइज होती है ना, उसकी हमवतनों में सिंपैथी खत्म हो जाती है, और फिर कुछ भी नहीं बचता। आज बड़े पैमाने पे लोग आपके सिंपैथाइजर है, अगर वो चले गए तो फिर क्या होगा, तो क्रिमिनल कौम को कोई मदद नहीं करता फिर। तो एक बड़ी साजिश चल रही है कि इनके नौजवानों को रास्ते पे लाओ और इन पे केसेस करो और इस कौम को क्रिमिनलाइज करो। तो ज़वाल के असबाब ये थे कि हमने अपने कंट्रीब्यूशन को विड्रॉल कर दिया, जो कि कुरान की आयत थी। मेरी दूसरी बात मुकम्मल हुई। अब मुद्दा आता है तीसरा, अब फिर से ये उरूज हासिल कैसे होगा। हमारा ये मानना है कि भारत में मुसलमानों के पास अपने वजूद का कोई प्रोग्राम इस मुल्क के लिए नहीं था। हमारे जो सो कॉल्ड थिंकर्स थे, उन्होंने भारत को ठीक से रीड ही नहीं किया। यहाँ के कोई भी पॉलिसी जब बनती है ना, तो उस कंप्रहेंसिव नॉलेज होता है किस चीज़ का, कि वहाँ के कल्चर का, ट्रेडिशन का, साइकोलॉजी का, सोशोलॉजी का, सेंटिमेंट्स का। इसको डील करने में हम नाकाम रहे। हमने अपने प्रोस्पेक्टस से इनके लिए पॉलिसी बनाई, जो भी सही थी गलत थी। एक ने, हमारे दोस्त ने कहा सही गलत कुछ नहीं थी ही नहीं, कि हमारे पास यहाँ पर मुल्क में रहने का क्या हमारे पास एग्जिस्टेंस का, हमारे पास क्या प्रोग्राम होगा। हम इस मुल्क में कहाँ पहुँचेंगे 50 साल के बाद, 25 साल के बाद। हमारा सर्विसेज में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा यहाँ के तालीम में क्या से होगा, हमारा पॉलिसी मेकिंग में क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो अब हम आते हैं कि क्या होना चाहिए। हमने कुछ चीज़ें आपके नज़र की है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, आप इसमें रंग भर सकते हैं। सबसे पहला काम कंसेंसस बिल्ड करना होगा, कन्फ्रंटेशन ख़त्म करना होगा। जिस तरह से नफ़रतों को फैलाने के लिए अरबों और खरबों डॉलर्स काम कर रहे हैं, देखिए बड़ी मशीनरी काम कर रहे हैं, क्योंकि नफ़रत का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, उसको स्टोव पे रखना पड़ता है सिलगाए हुए। तो ये कंटिन्यूस सिलगा के रखने की पूरी कोशिश मुल्क भर में कंटिन्यूस हो रही है ना, उस पर बड़ा खर्च आ रहा है, बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है। तो नफ़रतों को जिस तरह से फैलाने की कोशिश की जाती है, उसी तरह मोहब्बतों को भी फैलाने की कोशिश होनी चाहिए। क्या हमने इसके बारे में कोई कोशिश की? न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन मालूम है ना, कि बगैर कुछ होता ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे पॉलिसी का हिस्सा ये होना चाहिए कि सबसे पहले कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो, और इसके लिए हमारे पास, हमको मुल्क में अपने रवैये को रीडिफाइन करना होगा, नफ़रतों के दीवारों को गिराना होगा और मोहब्बतों के पुल बांधने होंगे। इस मुल्क की एक बड़ी मेजॉरिटी आज भी न्यूट्रल है। इनको साथ लेकर हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। याद रहे कि स्टेट का मतलब है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, रिलीजियस से इसका कोई संबंध नहीं। स्टेट फॉर्मेशन का मकसद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। रिलीजियस के बारे में जो वो अपने अपने धर्मगुरु उलमाओं को देख ले। और वैसे भी हमारा स्टेट सेक्युलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, धर्म का ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लेना देना ही नहीं। और पॉलिटिकली देखा जाए ना, तो भारत में 2 कास्ट है, एक 15% इलाइट और 85% बहुजन। मतलब हम सब एक, हम सब के जो प्रॉब्लम है यकसा है, कुछ भी फर्क नहीं है। हमारे मसले क्या है? हमारे मसले एजुकेशन है, हमारे मसले हेल्थ है, हमारे मसले इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे के सारे मसले। अगर रिलीजन को बाजू कर दिया जाए तो ये पूरे बहुजनों में एक सिमिलरिटी है। क्यों ना हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इनके साथ एक टाई अप कर ले। जब सबके प्रॉब्लम ही एक जैसे है
तो हम क्यों ना एक साथ आकर इस प्रॉब्लम, अपने इस जिंदगी को आसान करने की जंग लड़े। कौन आपके साथ आ सकता है? आपके साथ आ सकते हैं मानवतावादी, ह्यूमैनिटेरियन, आपके साथ आ सकते हैं डेमोक्रेटिक, आपके साथ आ सकते हैं सेक्युलर, आपके साथ आ सकते हैं प्रोग्रेसिव, अमन पसंद, लाइक माइंडेड। कितने लोग हो गए? अब बचा कौन? उधर ही रहने दो। एक मेजॉरिटी चंक आपके साथ आता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन हम उनके साथ कॉमन इश्यूज पे बाजाब्ता एग्रीमेंट के साथ आए, एग्रीमेंट के साथ आए। एक हमारा उनके साथ माहिदा हो कि हम किस बुनियादों पर साथ चलेंगे, कैसे चलेंगे। हमने इसका कामयाब एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में किया। हमारे पास एग्रीमेंट की एक बेहतरीन सूरत है कि हमने उनके साथ बाज़ाब्ता रिटर्न एग्रीमेंट किया कि हम किस बुनियादों पर एक जगह आके काम करेंगे, और महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मिसाल कायम हुई। मैंने जितने नाम लिया है ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स आज हमारे साथ हैं। इस्लाम का प्लूरल सोसाइटी में क्या स्टैंड है? प्लूरल सोसाइटी में इस्लाम का स्टैंड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कुरान फरमाता है कि अहले किताब आओ उस बात पर जो तुम में और हम में कॉमन हो। उलमा कहते हैं कि ये जो अहले किताब है, इसको अगर ब्रॉड सेंस में लिया जाए तो ये सब गैर मुस्लिम भाइयों के लिए। तो अहले किताब आओ उस बात पर जो तुम में और हम में यकसा हो। क्या हम इस बुनियाद पर एक जगह नहीं आ सकते? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुल्फुल फुजूल में मक्का में नबूवत से पहले कुरैश के साथ एग्रीमेंट किया था, और जब मदीना में गए, जब हम माइनॉरिटीज़ में थे, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने वहाँ के तमाम स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग यहूदियों के साथ एक बेहतरीन एग्रीमेंट किया जिसको मिसाक मदीना, एग्रीमेंट ऑफ मदीना कहते हैं, पढ़ने के काबिल। तो हमारे पॉलिसी के 3 हिस्से होने चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट मीनिंगफुल डायलॉग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री। मीनिंगफुल डायलॉग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दुश्मनों से कम्युनिकेशन मुनक़ता नहीं किया। अबू सुफियान जो मक्का के सरदार थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टच में थे। वो जब मदीना आते तो अल्लाह के रसूल के घर पे आते। कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ है कंसेंसस बिल्ड करना, और तीसरी चीज़ है कोऑर्डिनेशन। हम किससे करेंगे? हम गवर्नमेंट से करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? आउटलेट है। अगर उससे आपके संबंध नहीं तो ये लोगों तक गवर्नमेंट के स्कीम्स पहुंचेंगे कैसे? हम पुलिस से करेंगे। पुलिस के पास चोर नहीं जाते, सिर्फ अच्छे लोगों ने जाना चाहिए कि ताकि बेगुनाहों को बचा सके। हमारे पास एक एटीएस का अफसर आया, उन्होंने कहा हमारे बहुत कठिन काम था, वो बड़ी चल रही थी एटीएस की और कम्युनिटी की, तो उन्होंने कहा हमको बात करनी है आपके स्टेक होल्डर्स। हमने उनकी मीटिंग अरेंज कराई, तो उस मीटिंग में बड़ी दोनों की तरफ से चली। तो मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा कि भाई काम करो ना, आप आपके हेडक्वार्टर से ये पूछे कि भाई आपकी भी दोनों की दुरुस्त है बात, लेकिन आपकी जो इंट्रोगेशन होंगी हमारे चंद लोगों के सामने होनी चाहिए। अगर वो गुनहगार है तो हम उनको भेज देंगे आप गाड़ी में बिठाकर आपके साथ। तो वो मंजूर हो गई, और उसके बाद महाराष्ट्र में सारे इंट्रोगेशन वहाँ के जिम्मेदारों के सामने, 2 तो मेरे ऑफिस में हुए। तो अगर हम अच्छे मीनिंगफुल डायलॉग करते हैं तो सारे लोग सुनते हैं। मीडिया के साथ हमारे होने, मीडिया हम पार्टी नहीं है, हम हर एक से ऐसा क्यों सोचते प्रिजुडाइज है कि हम ये सब के सब हमारे अपोजिट है? नहीं है। मेरे सारे आर्टिकल महाराष्ट्र के तमाम लीडिंग आर्टिकल न्यूज़पेपर्स ने लगाए। उसके बाद ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ स्टेट या कंट्री के जो भी हमारे पास है, हम उनके साथ होना। देखिए उनके पास सिर्फ 3 हथियार है। बहुत सीधी बात। एक हथियार है नफरतों का, उसका जवाब क्या है? मोहब्बत है। एक है डिवाइड का, आप क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे। और एक है डिस्ट्रक्शन का, आपके पास तामीर का मंसूबा है पूरा। और नफरतों का जवाब नफरत नहीं होता, आग आग से नहीं बुझती। ये हमको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है, स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा हमारा ये है कि भारत के तमाम सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल नरेटिव का सेंटर एक लफ्ज़ है, सिर्फ एक, वो है इस्लाम। जिसके अतराफ में गवर्नमेंट बन रही है, बिखर रही है, जो भी हो रहा है, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले। ये हुआ ये कि
आज़ादी के बाद पिछले 100 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन लगातार जहर पिला रहा है हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, प्रोपोगंडा कर रहा है। किसी भी कौम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक दुश्मन की ज़रूरत होती, और अगर दुश्मन ना होना तो दुश्मन को फैब्रिकेट करना पड़ता है, एक तस्वुर का दुश्मन बना देना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है, दुश्मन है तो फिर कौम ऑर्गेनाइज होती है, जितना बड़ा वो दुश्मन होता है उतनी बड़ी कौम ऑर्गेनाइज होती है। यही कुछ हम बेचारों के साथ हुआ और हमारे खिलाफ इतना सारा माहौल खड़ा कर दिया गया। तो 100 साल से, और गोबल्स के रूल के तहत, कानून के तहत, एक झूठी बात अगर 100 बार कही जाए तो सच लगने लगती है। वो 100 साल से जहर पिला रहे हैं और अब वो लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। हम क्या कर रहे थे, पूछिए मत हम क्या कर रहे थे। तो हम छोटे मसले मसाइल लेकर कौम को काफिर का फतवा दे रहे थे। बहुत बिजी थे हम यहाँ पर, हम बहुत बिजी काम कर रहे थे कि जो भी कर रहे थे हम सब जानते हैं क्या क्या चल रहा था यहाँ पर, जो कि काम का काम नहीं हुआ। हमने इस प्रोपोगंडे का कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। जब उनके वकील आके दलाइल पे दलाइल दे रहे थे, कोर्ट में हमारा वकील ही नहीं पहुंचा, तो जाहिर बात थी, तो डिसीजन तो हमारे खिलाफ आना था, जो आया, जो देख रहे हैं आप। अफसोस की बात यह है कि जिस इस्लाम के बारे में इस मुल्क में इतनी नफ़रत, शिद्दत और गुस्सा है, वो इस्लाम अल्लाह के रसूल ने लाया हुआ ही नहीं है। वो उन्होंने लाया हुआ इस्लाम है जिसके बारे में ये सब चल रहा है। तो मुद्दा अगर इस्लाम है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम है, तो इसका जवाब क्या है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत में मुसलमानों को भी और पूरे मुल्क को सुकून हासिल नहीं होगा। जब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होना। जितने जल्दी मुसलमान इस्लाम को सही तरीके से प्रॉपरली प्रेजेंट कर, देखिए ये काम कोई कांग्रेस, समाजवादी, कोई कम्युनिस्ट कर ही नहीं सकता। ये मसला आपका है, आपको प्रेजेंट करना है। वो बेचारे क्या करेंगे आपकी मदद? मसला आप कटघरे में खड़े हैं, आपको ही इसको जवाब देना है और आपको इसको सही तरीके से जवाब देना है। तो जब हमने ये कहा कि ये हमारा है ही नहीं, हम इसके कोई बारे में जवाब ही नहीं देंगे, आउट ऑफ सिलेबस सवाल है तुम्हारे, हम किसी सवाल के बारे में कोई जवाब ही नहीं देते। तो फिर पूछा गया, लॉजिकल सवाल था, आपके पास क्या है? तो फिर हमने एक किताब लाई, ये हमारा इस्लाम है, आप इसके बारे में बात करें। आप यकीन माने, मराठी में जब शाया हुई, अभी तक हज़ारों किताबें बिक चुकी, एक आदमी ने एक लफ्ज़ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एतराज़ नहीं, कोई कम्युनिस्ट ने, किसी ने नहीं किया। ये अल्लाह की तरफ की बात है। ये कलाम में तासीर है ना, वो अल्लाह का कलाम है, हमारा थोड़ी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। ज़रूरत इस बात की थी कि हमको उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करने की ज़रूरत थी। तो ये किताब आपके सामने आई है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको देखिए, आइडियोलॉजी का काट आइडियोलॉजी होता है। नज़र अब लाठी काठी, बंदूक, तमंचे से तोप गोले, मिसाइल का काम नहीं रहा। दिस इज़ अ 6th जनरेशन वॉरफेयर, दिस इज़ आइडियोलॉजिकल वॉर एंड इट शुड बी प्लेड बाय वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द कम्युनिटी। और इस कौम का सबसे बड़ा मसला यह हुआ कि इंटेलेक्चुअल लोगों ने अपने आप को विड्रॉल कर लिया। जब तक इंटेलेक्चुअल लोग आगे नहीं आएंगे, और गुस्से में आने की कोई ज़रूरत नहीं, मुदल्लिल जवाब देंगे हम, उसमें गुस्से में आने की क्या बात है? कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको जवाब देंगे, अच्छे से देंगे, लॉजिकल देंगे। तो हमने ये जवाब लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं, एक पूरी कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया इस्लाम है, इसमें सारे एतराज़ का जवाब दिया है, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये किताब को जल्दी से जल्द, हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, वो इसको कन्नड़ में भी और भारत के सभी ज़ुबानों में ट्रांसलेट करें। इस किताब के पब्लिकेशन को अशोक वानखेड़े टाइगर आए थे मराठी में, उन्होंने कहा क्या कर रहे थे आप इतने दिन, अब और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे इस्लाम को बताने का? देखो क्या इस्लाम चल रहा है और आपके पास इतनी अच्छी तालीमात हो, क्या बताते नहीं? तो हमको इसको बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आप घर घर पहुँचाएंगे। आप देखें, इसमें ये किताब नहीं है, हमारे हिसाब से एक रिवॉल्यूशन है इंशाल्लाह। आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और जिसको भी आप देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह से अगर न्यूट्रल नहीं हुआ तो आप कहें, तो इंशाल्लाह अगर वो ओपन माइंड से पढ़ता है तो ये किताब का आज सॉफ्ट लॉन्चिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के बाद इसका आप बड़ा मेगा लॉन्चिंग करें, ताकि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
पहुंचाई जा सके, हमारे पास एक मजबूत नज़रिया है जिसकी कोई काट नहीं। तीसरी चीज़, इस्लाम इज़ द मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, पीस एंड जस्टिस। हमें 3 काम के लिए भेजा गया था। एक है क़याम हक़, एक है क़याम अदल और क़याम अमन। इस्लाम मीन्स पीस। कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, कि तुम इंसाफ के अलमबरदार बनो। पैगंबरों के जो वाक़यात हम पढ़ते हैं ना, बड़े सरसरी गुजर जाते हैं। पैगंबर क्या काम कर रहे थे? पैगंबर दावत के अलावा सोशल जस्टिस का काम कर रहे थे। लूत अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? लूत अलैहिस्सलाम हम जिनसी के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। शुएब अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? शुएब अलैहिस्सलाम दंडी मारने के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। सालेह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का क्या हुआ पता है? जिस मूवमेंट में मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तूर के पहाड़ पर, तो सबसे पहले फरमान क्या जारी हुआ? इज़हब अला फ़िरौन इन्नहु तग़ा। अभी तो नहाए धोए भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, पर जाओ सीधा फ़िरौन के पास जाओ, वो बड़ा जालिम हो गया है। हम ये समझ रहे क्यों नहीं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यकलख्त तमाम बुराइयों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज राणा प्रताप के खिलाफ खड़े हो गए। ये पूरे हमारे औलिया करम। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो इस मुल्क में जो इतने अफरा तफरी मची खामोश बैठते? 45,000 लड़कियों पे, औरतों पे रेप हो रहे, होने दो, करप्शन बढ़ रहा है, जाने दो, सब जहन्नुम में जाने वाले, ऐसा बोलते? किसी आदिवासी मजलूम पे अत्याचार होता तो कहते जन दो उसकी ऐसी सजा, ऐसा बोलते? हरगिज नहीं। सबसे पहले कोई आदमी खड़ा होता तो वो होते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये ना देखते कि कौन सी जात है, कौन सी पात है, कौन सा धर्म है। वो उठ के पहले, हम किससे क्यों सुनते हैं भला कि एक बद्दू गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फिर वहाँ पर उनको भेजा गया मजाक के तौर पर, फिर अल्लाह के रसूल को वो तुम्हारे पैसे लेकर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के घर पे जाते, खटका मारते और कहते इसके पैसे दे दो। वो ऐसा भी कह सकते थे ना कि भैया बड़ी कश्मकश का दौर है, हमारे लोग मार खा रहे और तुम कहाँ से आ गए, हम बाद में देंगे तुम्हारे, बोल सकते थे ना। होना तो ये चाहिए था कि इस मुल्क में जितनी भी जुल्म के खिलाफ मूवमेंट चलती है वो मुसलमान करते। एंटी करप्शन मूवमेंट मुसलमान करते, यहाँ पर अंधश्रद्धा के खिलाफ मूवमेंट मुसलमान करते, औरतों के खिलाफ मजालिम की मूवमेंट मुसलमान करते। मूसा बिन नसीर ने एक औरत के खत पर यहाँ एक पूरी फौज भेज दी थी। इनइक्वालिटी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ सारी की सारी मूवमेंट मुसलमान चलाते, क्योंकि ये उनका अव्वलीन फर्ज था कि वो इंसाफ कायम करे। कुरान में 280 बार जुल्म की मजम्मत की गई है। दरअसल अल्लाह ताला इस ज़मीन को जन्नत का नमूना देखना चाहता है। हमने अपने आप को सोशल मूवमेंट से पूरी तरह से विड्रॉल कर लिया, और क्या कहें कि भारत में जिस सोशलिज्म इस्लाम ने लाया था, एक भी सोशल रिफॉर्मर नहीं है, बल्कि सोशलिज्म ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पूरी इबादतें हमको कहाँ ले जाती है? इंसानियत की खिदमत की तरफ ले जाती है। अब हालत यह है कि हम किसी के बारे में तो कोई लड़ने का सवाल ही नहीं आता। अब हमने तो अपने बारे में भी लड़ना छोड़ दिया। हमारी तरफ से कौन बोलेगा तो रवीश कुमार बोलेगा, कौन बोलेगा तो पुण्य पुरुष। आप क्या कर रहे हैं? 25 करोड़ है, आपके पास 5 भी लोग नहीं बोलने वाले। हर जुमा में इमाम साहब आयत पढ़ते, वो हदीस पढ़ते, मन राया मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरु बियदिही, कि तुम में से जो बुराई देखे उसको अपने हाथ से रोके, हाथ से नहीं तो जुबान से रोके, जुबान से नहीं। कहाँ गया? किसको समझ में आ रही है हदीस? क्या मुल्क में जो बुराई चल रही है, नंगा नाच चल रहा है, वो बुराई नहीं है क्या? क्या मुसलमानों ने डेफिनेशन बदल दी बुराई की, जो अभी उसके खिलाफ लड़ना छोड़ दिया? इधर ये बुराई है क्या नहीं, ये डिफाइन हो, और फिर लड़ने का तो आदेश ही है, वो तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो फरमान नहीं है, तो इसके खिलाफ आपको खड़ा होना है। तो क्या हमने डेफिनेशन बदल दिया, अब यहाँ कोई बुराई नजर नहीं आती तो लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता? और अगर बुराई है तो फिर हम लड़ते क्यों नहीं? और जब तक हम न लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अमन उस वक्त तक कायम नहीं होगा जब तक जस्टिस कायम नहीं होगा।
अमन उस वक्त तक कायम नहीं होगा जब तक जस्टिस कायम नहीं होगा, और कोई चीज़ कायम नहीं होती, उसको कायम करनी पड़ती है। हम कैसे करेंगे ये काम? हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स काम करते हैं, बहुत सारे हमारे सारे लोग हैं, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों में, हमारे ओबीसीज में, सारे बहुत सारे मजलूम हैं, पूरे के पूरे मजलूम हैं, सारे लोग सोशल मूवमेंट। हम सबसे पहले उनके शाना बशाना खड़े हो पहली फुर्सत में। अभी हम आएंगे आगे, हम अपनी भी पूरे जोर से करेंगे, लेकिन पहली फुर्सत में जहाँ जुल्म के खिलाफ बात हो रही है, हम वहाँ खड़े हो जाएं। देखिए, ये सारे के सारे लोग आपकी तरफ से खड़े हो जाएंगे। अगर आप किसी के लेने देने में नहीं, कोई भी आपके लेने देने में नहीं। तो हमने ये बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट वहाँ किया। आज हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं। जब भी कोई मुसीबत होती है वो सारे के सारे साथ है। हम हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह साथ है। एक कामयाब एक्सपेरिमेंट आप दे, जितना भी हो सके दाम दिरहम से जो भी मदद कर सके, या एक आधा घंटा उनके एजिटेशंस में भी अगर हम चले गए, बहुत बड़ी बात होंगी। तो ये सोशल जस्टिस की मूवमेंट इस तरह से शुरू होंगी कि जो लोग सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लड़ रहे हैं, हम सब की मददगार बनेंगे, उनको हम सहारा देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। चौथी चीज़ है सोल्यूशन। मुल्क के सामने मसाइल का अंबार है। डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बुरी तरह से लड़खड़ा रहे हैं। हंगर इंडेक्स 105 पे चला गया। 80 करोड़ लोग सरकारी राशन के पर निर्भर है। बेरोज़गारी की शरह ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लॉ और ऑर्डर का तो ये हाल है कि आइंदा 350 साल जो केसेस है वो भी सॉल्व नहीं होने वाले। तो अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 50,000 से ज़्यादा औरतों पे रजिस्टर्ड रेप केसेस की यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। पोल्यूशन का तो ये हाल है कि अब कुछ दिन से आपको ये पानी की बोतल के साथ एक ऑक्सीजन की बोतल लाना पड़ेंगी। जैसे चांद पे रहते ना, वो लेके फिरते थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वैसे हमको भी यहाँ पर लेके फिरना, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसके बारे में कोई सोच नहीं है। दिल्ली में आज जो हो रहा है, बेंगलोर में उसके लिए क्या किया जा रहा है? आप पूछे तो ज़रा कि यहाँ पोल्यूशन नहीं होगा, उस लेवल पे इंडेक्स नहीं जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। दे आर जस्ट वेटिंग टू कम द प्रॉब्लम टू कम, और कुछ भी नहीं हो रहा है। भारत बीमारियों का हब बनते जा रहा है। 50 करोड़ में बीपी है ना डॉक्टर साहब, 50 शुगर, एक है क्या ये? जिंदगी तंग आ रही है। लोग 1 लाख से ज़्यादा लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और दोस्तों, हैप्पीनेस इंडेक्स 125 पे पहुंच गया। अच्छा ठीक है, सब तो सब। हम भारत को 75 साल के बाद साफ पानी भी ना दे सके, और जिसके चलते हर साल 15 से 20 लाख लोगों की मौत होती है। समस्या क्या है? सारे समस्या ही समस्या है, सारी चीजें समस्या है, सभी प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स पहले मेंटेनेंस पे था, अब डिस्ट्रैक्शन मोड पे चल रहा है। अब तो सोचना ही नहीं, कुछ होना ही नहीं, तो वो इधर उधर बहला रहे, है ना। जब कुछ ना बन सका तो तमाशा बना दिया। अब इसका जिम्मेदार चाहे किसको कहें, मैं आपकी बात से शायद इत्तेफाक भी कर लूँ, आप जिसको चाहे कह ले, जो भी है तो आप कह ले, आप बड़े समझदार है, कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक सवाल बाकी रहता है कि इतना सब मातम मचा हुआ था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यहाँ कर क्या रही थी? ये खैर उम्मत, ये दाई उम्मत, ये उम्मत वस्त, इसके बावजूद मुल्क में इतने कब प्रॉब्लम, 25 करोड़ के तादाद में यहाँ बसते हैं, और मुल्क में वेयर आवर इंटरवेंशन कहाँ था? हम कर क्या रहे थे? इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, then definitely you are a part of problem. तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। कुरान महज सवाब की किताब नहीं है। दिस इज अ बुक ऑफ गाइडेंस, विजडम, सक्सेस, सोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन। शिफा का मतलब सोल्यूशन होता है।
इंसानी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को इसने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपने अगर सूरे यूसुफ पढ़ा होगा। क्या है सूरे यूसुफ? सूरे यूसुफ क्या है? हम बहुत इसके साथ पढ़ते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क के प्रॉब्लम एनालाइज किए कि भाई आने वाले 7 साल में आपके मुल्क में कैद होने वाला है, ऐसा वैसा सब बता दिया। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताए, उसके बाद सोल्यूशन बताया कि आपको ये अरेंजमेंट करना पड़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या कहा? कुंजियाँ मेरे हाथ में दो। क्या समझ में आई बात? कि जो सोल्यूशन देगा वो लीडर होगा और उसी को हक होगा कुंजियों का। जब तक हम सोल्यूशन नहीं देंगे, आप किसी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात ना करना, नहीं हो सकती। आपको इस इंसानियत के मसले का हल देना ही होगा, इसलिए कि आपका दावा है कि आपके पास सारे इंसानी मसाइल का हल है ना? फिर बताते क्यों नहीं? रहजन हो तो फिर शौक से लूटो मताए दिन, रहबर हो तो फिर मंजिल का पता क्यों नहीं देते? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं कि इफ अ मैन लाइक मोहम्मद were to assume the dictator of modern world, he would succeed in solving its problem and bring it much needed peace and happiness. कि वो यकलख्त इंसानियत के सारे मसले हल कर दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात आज भी मौजूद है। जिस दिन ये तालीमात जिंदा होंगी, इंशाअल्लाह मुल्क के सारे प्रॉब्लम हम यकलख्त दूर कर सकते हैं। एक प्रोग्राम में एक पुलिस ऑफिसर बैठे थे। मैंने उनसे ये पूछा स्टेज से, मतलब पुलिस साहब आप एक बात बताइए, मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि भारत में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जब एक हिजाब वाली औरत पर ज़्यादती हुई। आपको नहीं मालूम है तो मुझे फ़ोन करके बता देना। मुझे ऐसा लगता है कि 11 साल हुए अभी तक उनका मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। कितना सोल्यूशन है आपके पास? लोगों के जहन थक गए और कितना आप बताएं मुझे। हो सकता है हमें सोल्यूशन लेकर उठना होगा। जिस दिन हम इसको मिशन का हिस्सा बनाएंगे ना, उस दिन देखिए भारत में क्या बड़ी तब्दीली आएंगी। हमने इस सिलसिले में अहमदनगर शहर की एक ब्लूप्रिंट बनाई कि भाई हमारा शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था किसी ज़माने में। आज फिर से वो हम ग्रैंडवर कैसे हासिल करें। 3 साल मेहनत की, कोई भी बेकार नहीं जाती। आज 2047 के जो अहमदनगर का विजन है गवर्नमेंट का, उसमें हम एक अहम स्टेक होल्डर है। जब आप सोल्यूशन देंगे तो आपको लेना पड़ेगा उनको। आप कुछ देंगे नहीं, ठीक है, हमको कोशिशें करनी पड़ी, लेकिन एक वक्त आया। अब हम महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हम पीस फाउंडेशन कर्नाटका से भी कहते हैं कि यहाँ के सारे मसाइल जमा करें, अलग अलग स्टेक होल्डर जो काम कर रहे हैं उनके साथ कंपाइल करके आप भी कर्नाटका डेवलपमेंट। आप सोचिए कि आप अगर डेवलपमेंट की बात करें, कौन आपको तकलीफ देगा भला? क्या इंसान इतने भी एहसान फरामोश होते हैं कि आप उनके भले की काम करो और वो आपसे ये करने लगे? हम अलग अलग सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। मेरा जो आने वाला, मैंने जिस सब्जेक्ट में PhD की, उस किताब आएंगी इंशाल्लाह, पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा शिफ्ट आएगा। तो हम अलग अलग तरीके से इस सॉल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं सेकंड लास्ट बात पे आता हूँ कि हमने शुरुआत की थी कि हमारे पास भारत में एक कंप्लीट प्रोग्राम हो, 25 साल 50 साल का विजन हो। बेसिक बात यह, कौम के पास समस्या क्या है? कौम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके पास कोई पर्पज़ नहीं। आप जिस दिन इस कौम के हाथ में पर्पज़ दे देंगे ना, इंशाल्लाह ये सबसे आगे निकल जाएंगी। आपके पास पैसे हैं, आपके पास सलाहियतें हैं, आपके पास जुर्रत है, आपके पास हिम्मत, कुछ भी कमी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि वो आप उसके हाथ में पर्पज़ दे दो। बस देखना, फिर बहुत दिन की बात नहीं हमारे लिए, हमको 25-50 साल के काम नहीं, हमारे पास बहुत जल्दी से हो जाएंगे चेंजेस इंशाल्लाह। हमने ये सोचा, यहाँ पर बहुत मोतबर लोग बैठे हैं, वो उसको करेक्ट करें कि 2000 डेस्टिनेशन 2050 पे हम काम कर रहे हैं। 2050 कि हम कहाँ पहुँचे। तो हमने मोटे तौर पर ये रिसर्च का सब्जेक्ट बनाया कि हम डेस्टिनेशन 2050 में
कम से कम वहाँ पहुँचेंगे कि भारत में हमारा कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेट हो हमारे, बस, है ना, प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन, इतना तो कर सकते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मिनिमम ये हो कि प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन हो। मतलब अगर यहाँ पे 200-600 यूनिवर्सिटी हो तो फिर हमारे 150 यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे इस पैमाने पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो ये प्रोपोर्शनेट हमारे एजुकेशन में, हमारा क्या सर्विसेज में हम कहाँ पहुँचेंगे। जिस दिन हम डेस्टिनेशन तय करेंगे ना तो स्ट्रैटेजी बनना शुरू हो जाएंगी। आज हम ये एनालाइज करेंगे कि हम खड़े कहाँ हैं, हमको जाना कहाँ है, और जो गैप है वो कितने का है, और ये गैप भरेंगे कैसे, और कौन कौन भरेगा, और कौन कौन काम करेगा, है ना। स्ट्रैटेजी उस वक्त बनती है जब गोल हो, जब गोल ही ना हो तो स्ट्रैटेजी का क्या सवाल आया, प्लान का क्या सवाल आया। जब मंजिल कोई किसको प्लान ही घर ही बनाना नहीं है तो मैं कहाँ से प्लान बनाऊँ। तो हमारे पास एक डेस्टिनेशन हो जिस पर हम काम कर रहे हैं, और हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हम सब मिलकर 1-2 साल के अंदर 25 साल का प्लान बनाएं। हम प्लान तो बनाएं, कोशिश तो करें, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला उसमें नतीजे देने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है एक ब्रॉड आउटलाइन होनी चाहिए कि हम कहाँ पहुँचेंगे, और फिर कैसे पहुँचेंगे ये सेकेंडरी क्वेश्चन। फिर बहुत एक्सपर्ट्स होंगे जो अपना अपना इनपुट देंगे, एजुकेशन के होंगे, हेल्थ के होंगे, और मेडिसिन के होंगे, और सारे लोग होंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा गोल होगा, और इसके तहत इंशाल्लाह काम करेंगे। इसके साथ ही हम अपने अपने स्टेट की डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट्स पे भी काम करेंगे। सलाहियतों की आपके पास तो कमी ही नहीं, बस बेशुमार सलाहियतें ले बैठे हैं, सिर्फ इसको एक आउटलेट चाहिए जो बहुत आसानी से हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीस फाउंडेशन कर्नाटका अपने स्टेट के ये सारे चीज़ों पे इंशाल्लाह गौर करेंगे और एक बेहतरीन काम करेंगे। इस काम में हर एक आदमी को काम करना होगा, हर एक आदमी को, ये हर एक की जिम्मेदारी होगी। जो जहाँ से खड़ा है वहाँ से कंट्रीब्यूशन करे, बस बहुत किधर इधर उधर जाने की ज़रूरत। कोई टीचर है तो वहाँ से करे, जो डॉक्टर है वहाँ से करे, कोई लॉयर है तो, एक हमारे प्रिंसिपल है लॉयर साहब कॉलेज के, उन्होंने कहा मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, मैं कॉलेज छोड़ना। हम कॉलेज क्यों छोड़ रहे हैं आप यहीं बैठ के एक रिसर्च करो कि सारे दुनिया में जो लीगल सिस्टम है वो इतने फास्ट क्यों और हम इतने स्लो क्यों हैं। आपके पास इतने प्रोफेसर और स्टूडेंट है, यहीं बैठ के रिसर्च करो। काम ये होना चाहिए कि जो लोग जहाँ खड़े हैं उसने वहाँ से डिलीवर करना चाहिए, बस। उम्मे मखतूम एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा मैं जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। आपने आप तो नाबीना क्या करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं झंडा पकड़ के खड़े रहूँगा, फ्लैग पकड़ूंगा, और मैं चूँकि नाबीना हूँ तो हार जीत से तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो झंडा छोड़ूंगा नहीं ना। और जब जंग की लाशें निकाली जा रही थी उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उम्मे मखतूम की लाश भी है उसमें, जो अब भी झंडा पकड़े हुए थी। हर आदमी को काम, हर आदमी को, हर औरत को, हर फर्द को ये काम करना पड़ेगा अगर उसको इस मुल्क में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है या अपने मकसद को कामयाब करना है। तो ये हो गया, हर एक आदमी हम में से, हम खैर उम्मत है, हम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है कहा गया जो इंसानों के लिए सबसे बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम इस बात पे काम करेंगे। मैं सेकंड लास्ट बात पे आता हूँ कि ये सब काम के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। भारत में मुसलमान इसलिए परेशान नहीं है कि हम मुसलमान हैं महज, हम इसलिए परेशान ज़्यादा है कि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। सरकारी दफ्तर में मुसलमान नाम की कोई कम्युनिटी हम नहीं समझते हो सकती है, क्योंकि ना इसका कोई कॉमन एजेंडा है, ना कोई कॉमन प्रोग्राम है, और जिसका कोई एजेंडा और प्रोग्राम नहीं होता वो उनके रिकॉर्ड में तो कम्युनिटी नहीं कहलाती। फिर हम कौन है? हम क्राउड है, हम एक भीड़ है। वी आर नॉट कम्युनिटी। जब कोई कम्युनिटी बनती है ना इस डेमोक्रेसी में, उसको नोटिस करना पड़ता है। बड़े छोटे छोटे कम्युनिटीज आप देखिए जिनके कुछ एजेंडेज है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन है, हर जगह रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उतनी ताकत और कुव्वत के साथ खड़े हैं। हम तो इतने बटे हुए हैं कि हम तो ये 25 करोड़ कम्युनिटी क्या, हम 25 करोड़ इंडिविजुअल हैं। जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होना। ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? बहुत सिंपल तरीका है, छोड़ दीजिए सियासी और मजहब मसला की एक वो मुश्किल काम है। एक तो काम आसान है जिससे पूरे के पूरे लोग एक साथ आ सकते हैं, और वो सोशल बुनियाद। अब हमने कहा भाई हमको 2050 का 2050 का प्लान बनाना है। डॉक्टर साहब
और इतने अस्पताल बनाने हैं, और आप ये देखो, आप एक काम करना, आप इतने स्कूल काम करना, आप उतने ट्रेनिंग करना, आप सब ये कर लेना, वो सब कर लेना, ठीक। इसमें किसके मसलक का प्रॉब्लम है और कौन से पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है? आज तक हमने सोशलिज्म को ठीक से प्ले ही नहीं किया इंडिया में। जहाँ बुनियादें एक सा आ सकती थी उस पर काम नहीं किया, जहाँ नहीं आ सकती थी उस पर करते रहे। तो हम जब एक जगह आएंगे तो हम एक बड़ा काम करेंगे इंशाल्लाह। एक और अहम बात करके मैं अपने इख्तिताम पर हूँ कि अब तक पॉलिटिकल पावर का अल्टीमेट एम क्या है? पॉलिटिकल पावर का, जिसके लिए इतने लोग कोशिश करते हैं, अल्टीमेट मकसद ये है कि वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, है ना? तो पॉलिसी मेकिंग के 3 शाखे, एक लेजिस्लेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक जुडिशरी। लेकिन अब एक नया शिफ्ट आया है और पॉलिसी मेकिंग पर एक चौथी ताकत इन्फ्लुएंस करेंगी, उसका नाम है सिविल सोसाइटी, सोशल ग्रुप, जो पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस करेंगे, कर रहे हैं। जितना बड़ी आवाज़ उसकी होंगी उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका होगा, उतनी ज़्यादा सुनवाई होंगी। मिसाल के तौर पर अन्ना हज़ारे साहब ने 6 कानून बनाए, 6 आरटीआई के साथ, और 6 कानून पर उनका इन्फ्लुएंस रहा। आप छोड़ दीजिए अच्छा बुरा, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी एक बहुत अहम भूमिका यहाँ पर निभाएंगी। पीस फाउंडेशन उसी सिविल सोसाइटी के क़याम की कोशिश कर रहा है। आप सब लोगों के साथ की ज़रूरत है। जिस दिन हम इस सिविल सोसाइटी को मजबूत करेंगे, हम राष्ट्र पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करेंगे इंशाल्लाह, राष्ट्र पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करेंगे। अब रहा आखिरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसके पास आइडियोलॉजी हो। आइडियोलॉजी तो है हमारे पास, अप्रूव्ड आइडियोलॉजी है, टाइम टेस्टेड आइडियोलॉजी, टाइमलेस आइडियोलॉजी, कोई शक? उसके साथ हमारे पास एक कैडर होना चाहिए, कैडर के साथ उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग, इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर लगेगा। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। अब इसकी मिसाल देखना है तो हमारे दोस्त लोग देख लीजिए, हर जगह ट्रेनिंग सेंटर कायम कर रहे हैं, हर जगह। एक दिन में 10,000 लोगों की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। मैं समझता हूँ दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन, कौन से पॉलिटिकल, किसी के पास कुछ नहीं, बल्कि उनके अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेरे हिसाब से तो कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं। तो हम इंशाल्लाह जल्द ही महाराष्ट्र में भी एक रिसर्च, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन और डेटा सेंटर कायम करेंगे इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह कर्नाटक में भी एक, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। बड़ा काम इंडिविजुअल तौर पे नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशन कैडर के बगैर नहीं चल सकती, और कैडर ट्रेनिंग के बगैर मूव नहीं हो सकता। और इसके लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, रिसर्च सेंटर ये चाहिए कि ये जो समाजी मुद्दे हैं, हमको दूसरे काम पे मैं बात करनी है कि समाजी मुद्दों को हम किस तरह से टैकल करें, किस तरह से सॉल्व करें, इस पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और यहाँ पर जब वो उस तरह से कोई सेंटर यहाँ कायम हो जाएगा तो सर्वर हमारे पास होगा, फिर हम दूसरे सर्वर से ऑपरेट नहीं होंगे। फिर कोविड क्या है डॉक्टर साहब बताएंगे आके, कोविड ये है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। एसआईआर क्या है, हमारे जीएम काजी साहब बताएंगे आके कि ये एसआईआर है, डरने की ज़रूरत नहीं। अभी कोई एजेंसी ही नहीं हमारे पास जो पब्लिक को ऑथेंटिक गाइडेंस करे, तो फिर पब्लिक के पास तो जो आएगा उसके हिसाब से गाइडेंस चलेगा, है ना? तो एक ऑथेंटिक इदारा हमारे पास हो, जिसकी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। देखिए साहब, मैंने आपके सामने ये रोड मैप रखने की कोशिश की। ये हमारा खाका है, आप, ये सिर्फ स्केलेटन है। आप सब लोग अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक आए और इसमें रंग भरें। इंशाल्लाह भरेंगे ना आप सब लोग? और भी आपके कुछ इसमें वैल्यू एडिशन होंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने डिस्कशन का ये आगाज़ किया है, अब इसमें अमेंडमेंट करना, इम्प्रूवमेंट करना, ये पूरे कौम के इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी है। अगर ये ज़माना नया है तो इसके चैलेंजेस और प्रॉब्लम भी नए हैं और इसे नए अंदाज में ही टैकल करना पड़ेगा। अगर ज़माना प्रोग्रेसिव है तो हमको कंजर्वेटिव अप्रोच से बाहर निकलना होगा। हमें ब्रॉड सेंस में सोचना होगा। पीस फाउंडेशन इस 5 बुनियादों पे काम कर रहा है। हमारा पहली यह है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करेंगे, मानवतावाद। अब ये हिंदू मुसलमान ये बहुत हो गया, और इस्लाम को क्या महदूद बना के रख दिया, मुसलमानों का लिमिटेड बना के रख दिया कि इस्लाम मुसलमानों के वास्ते आया था महज, क्या सारे इंसानियत के वास्ते आया था? तो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करते हैं।
दूसरा हमारा मुद्दा होगा डेवलपमेंट, हमारा सब्जेक्ट ही डेवलपमेंट है, हम इधर उधर नहीं जाएंगे अब। तीसरा है ऑल इंक्लूसिव, अगर डेवलपमेंट सबकी करनी है तो सबको साथ लेके करेंगे, ये कुछ हमारे अकेले का काम नहीं। अगर भारत का नवनिर्माण करना है, असर नौ तामीर करनी है, तो सभी लोग रहेंगे, सभी शामिल होंगे। फिर अब हमारा अप्रोच मातम मनाने का नहीं होगा, अब हम क्रिटिसाइज नहीं करें, छोड़ देंगे सब। हम ये बात की कोशिश करेंगे कि हम सोल्यूशन क्या देंगे, हाँ, हम किस क्या लेवल पर इस कंट्री को सोल्यूशन दे सकते हैं। और पांचवी चीज़ है कि अब हम विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करें, हर आदमी जीते, कोई ना हारे, सभी जीतो, है ना। क्या मसला है इसमें? आपने टॉर्टाइज और रैबिट की कहानी सुनी होगी, आपके पास पता नहीं, हमारे पास थी। तो वो दोनों रेस लगाते हैं, वो खरगोश चला जाता है, वो सो जाता है तो टॉर्टाइज जीत जाता है, ये तो सुनी होंगी। उसके बाद में ये हुआ कि फिर खरगोश गया, उसने कहा आपने मुझे हरा दिया, सारे बिरादरी में मेरी इंसल्ट हो गई, वापस से एक बार करते हैं, है ना। फिर एक बार रेस हुई, अब तो खरगोश जीत गया। अब तीसरे बार वो बाद में बहुत बड़े दिन के बाद सोचे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो खरगोश आया कछुए के पास, बोला क्या रेस लगा रहे हैं हम, तुम भाग रहे हो, मैं भाग रहा हूँ, टाइम एनर्जी एफर्ट सारे वेस्ट हो रहा है, क्यों ना ऐसा करते हैं कि वो दूर पहाड़ नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर बहुत घास हमारे लिए और तुम्हारे लिए सब चीज़ें हैं, तुम्हारा भी पूरा फूड है वहाँ पर, तो क्यों ना हम वहाँ जाए। लेकिन वहाँ जाना बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ दोनों भी नहीं जा सकते, रास्ते में दरिया है, मैं तो नहीं जा सकता और तुम तो पहाड़ नहीं चढ़ सकते। फिर क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर ये काम करें, आप मुझे दरिया क्रॉस करा दो, मैं आपको पहाड़ के ऊपर ले जाऊंगा, और जब जाएंगे तो वहाँ सारी ज़िंदगी की खुशहाली होंगी। क्या हम इस बेसिस पे एक जगह नहीं आ सकते? कब तक लड़ेंगे आखिर, और लड़ के हासिल क्या हुआ? तो अब हमको इस बेसिस पर इंशाल्लाह एक जगह आना होगा। कोई तो हर दुनिया थक गई सारी, बहुत परेशान है वो, लड़ के तनाव से, टेंशन से, एग्रेशन से दुनिया थक गई, इसको राहत की सांस चाहिए। आओ हम अपना हाथ एक्सटेंड करते हैं तुम्हारी तरफ मोहब्बतों का, तुम भी बढ़ाओ। आज तक हमारे कम्युनिटी से ये मैसेज हम दे सके क्या? आओ हम सारी इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और आओ हम इस बुनियाद पर एक साथ मिलके चलते हैं और कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। आज मुझे खुशी ये बात की हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस तमाम इश्यूज़ को लेके पीस फाउंडेशन एक कामयाब तजुर्बा महाराष्ट्र में कर चुका है। ये जो कुछ मैंने कहा ये हमारे तजुर्बे हैं अपने स्टेट के, और अल्हम्दुलिल्लाह आप आपके स्टेट में आए हैं, अब इसको संभालना आपकी ज़िम्मेदारी है। आज मुझे इस बात की अनाउंसमेंट करते बड़ी खुशी होती है कि हम आज यहाँ पीस फाउंडेशन का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी जनाब अफसर कादरी साहब की होंगी। इसमें एडॉक कमेटी में डॉक्टर जावेद हुसैन साहब हैं, आर्किटेक्ट ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब है, जनाब अफजल एने साहब होंगे और नईम पाशा होंगे। मैं तो अकेला चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह बड़ा कारवां यहाँ से मिलेगा। मैं बिल्कुल आखिर में सिर्फ एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को शाहीन से ताबीर किया। शाहीन की बड़ी सिफतें हैं, विजनरी होता है, वो किसके पहुँच में नहीं होता, सारी दुनिया सारी उसकी पहुँच में होती है। जब आंधी आती है तो सारे परिंदे घोंसले में चले जाते हैं, ये बादलों के ऊपर चला जाता, तो बड़ा दिलकश परवाज़ होती है। लेकिन जब वो कमज़ोर हो जाता है ना, तो फिर वो उड़ने के काम का नहीं रहता। वो चट्टान पे जाता है और अपने चोंच से अपने पर उखाड़ फेंकता है, अब परवाज़ ख़त्म। फिर चोंच को पटक के भी तोड़ देता है, क्योंकि चोंच भी कमज़ोर हो गई होती है। अब सोचिए कि चोंच भी नहीं और पर भी नहीं, क्या हाल होते होंगे। तो वो मरनासन यानी बिस्तर मर्ग पर पड़ जाता है, कई दिन गुजर जाते हैं बस, और फिर उसको कई दिनों के बाद नए पर, नए पंख आ जाते हैं, चोंच भी आ जाती है और एक नई परवाज़ भरता है। मैं समझता हूँ कि 75 साल में मुसलमानों ने अपनी वो चोंच भी तोड़ दी थी, अपने पंख भी उखाड़ फेंक दिए थे, और हम इस सारी असना में एक मरनासन यानी बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए थे। हम समझते हैं कि हमको वो पर फिर से लौटा है, वो चोंच भी आ गई है, अब आसमान इंतज़ार कर रहा है कि आप परवाज़ करें। हमारा यहाँ पर इस बात पे बात करना, सोचना, यही इस बात की अलामत है कि
कि हमारे पर फिर से आ गए हैं और चोट भी फिर से आ गई है। अब एक नए आसमान की एक नए समाज की तामीर करते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इन्हीं रोज़े शब में उलझ कर न रह जा, तेरे सामने ज़मी मकां और भी है। तू शाहीन है परवास काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं आपका काफ़ी वक्त लिया, आपने बहुत अपना कीमती वक्त देकर बात सुनी। मैं आखिर में कहता हूँ कि दुनिया थक चुकी है, बेजार हो चुकी है। इसे राहत और आसानी की सांस की ज़रूरत है। जो राहत और आसानी का सामान आपके पास है, आइए इस दुनिया को मुश्किलों से आज़ाद करे, उसको आसानियों की तरफ ले जाए। जिस जगह पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का इनकलाब थमा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी सरज़मीन से ये इनकलाब दोबारा ज़िंदा होगा। जलालो बरक़े आतिशे सहाब पैदा कर, जलालो बरक़े आतिशे सहाब पैदा कर, यानी अपने अंदर वो क़ुव्वत, वो आग, बिजली सी चमक और तूफ़ानों का हौसला पैदा कर। जलालो बरक़े आतिशे सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे तू वो शबाब पैदा कर। इनकलाब की आमद का तो इंतज़ार न कर, हो सके तो ख़ुद इनकलाब पैदा कर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।